फ्रेंड्स, फास्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बीएस टीम में आज हम आ गए स्टाफिंग को लेकर के। स्टाफिंग मतलब मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग पढ़ा है, सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड में आ जाते हैं हम स्टाफिंग के साइड। मीनिंग बहुत सिंपल होता है। देखो भाई, हमने प्लान कर लिया क्या बनाना है, हमने उससे रिलेटेड मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी तीसरा काम क्या होता है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सब रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं है, उसे काम करने वाला कोई मैन पावर नहीं है, तो भाई काम कौन करेगा। मशीनें हैं, आप कहो मशीनों से कर लेंगे, तो मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी तो एक पर्सन की जरूरत है ना। बस उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही, बिल्कुल सही जगह पर, है ना। सही पर्सन को सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। और ये एक बेसिक फंक्शन है, इसके बिना कुछ नहीं है। बुक से हमारे पास सब कुछ है, पढ़ने वाला नहीं है, बेकार है। हमारे पास मटेरियल है, सब कुछ, घर बनाने के लिए लैंड भी है, हमारे पास लेबर नहीं है, तो बनाएगा कौन। मेसन नहीं है, बनाएगा कौन। समझ गया ना मेरी बात को। इसलिए स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। जैसे न लिखा हुआ है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। हमने जिसके लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन उसके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है भाई, अब ये मैंने सारी आपको बात बता दी, तो क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको क्लियर होगा। फिर भी हम बता देते हैं कि राइट पर्सन राइट जॉब पर पहुंचता है, इसी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर हमारे पास स्टाफ अच्छा नहीं है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। आप किसी भी का एग्जांपल एक आप अच्छे स्कूल का एग्जांपल लेकर के चलें, अगर वहाँ पर स्टाफ यानी कि आपका एकेडमिक स्टाफ, वहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली उस स्कूल की ग्रोथ होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। समझ गए। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल ग्रोथ करेगा। देश का प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा है तो देश भी ग्रोथ करेगा, जस्ट लाइक इंडिया। नाउ इस टाइम पे समझ गए मेरी बात को। आगे चलते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है पूरी तरीके से। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है यानी कि जो एम्प्लॉय जिस पोस्ट पर है वो वहां पे सेटिस्फाइड है, तो बहुत अच्छा हमारे लिए वर्क भी करेगा। ठीक है। और आ जाते हैं इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी जितना उसके अंदर एक एबिलिटी है उसके साथ। सही है। आगे चलते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। अभी तक आपको पता था अपना एजुकेशन भी एचआरएम के अंदर था, अब उसको अलग कर दिया गया। अब हमारा एजुकेशन अपना एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर पहुंच गया। अभी तक वो किसमें रहता था, एचआरएम में रहता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। एचआरएम क्या होता है, देखो किसी भी एक फर्म होती है ना, उसमें स्टाफिंग एक छोटा सा काम है, और एक जो एचआरएम होता है एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, जो ये सारे काम देखता है। क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि भाई कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कैरियर ग्रोथ करता है। अब कैरियर ग्रोथ कैसे करेगा भाई, उनको अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग दो उनको, अगर किसी और चीज़ों को सीखने के लिए उनको रिक्वायरमेंट है तो वो भी किया जाएगा। उनको मोटिवेशन करना, कंपेंसेशन देना, फ्री में कोई काम नहीं करेगा, आप उसको उसके काम के बदले का उसको उचित पैसा दें। ठीक है, फिर सोशल सिक्योरिटी दें उसको पूरी तरीके से, और उसको समय समय पर रिव्यूज ऑडिट लेते रहें कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर जो ये काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, अदरवाइज उसमें अभी कोई करेक्शन बाकी है। एचआरएम जैसे अगर हम चलते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम स्टाफिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला काम यही होता है, एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है भाई, 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, 500 लोगों की है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो वर्क लोड होता है, एक वर्क फोर्स होता है। वर्क लोड मतलब कितने, हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोगों की जरूरत है हमको, क्योंकि किस हिसाब से हमारा वर्क है तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला जो काम है ये 100 लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा एक स्कूल है उसमें हमें इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारा हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। वर्क फोर्स क्या होती है, ओवर बर्डन ना हो जाए और अंडर बर्डन ना हो जाए, ये वर्क फोर्स होती है। इस टाइम पे कितने लोग एंगेज है हमारे यहाँ, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है, तो उसे हम कहते हैं वर्क फोर्स, और ये कहते हैं वर्क लोड। लोड काम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्क। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एचआरएम करता है रिक्रूटमेंट, ये भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। सिलेक्शन करते हैं, फिर प्लेसमेंट कर देते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। ये तो हो गई जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एचआरएम की जरूरत नहीं होती कि अलग से एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाया जाए फिर वो ये सारे काम करे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर देते हैं, माने परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही हम लोगों को जॉब दे देते हैं।
उन्होंने परफॉर्मेंस जैसे किया उसको हिसाब से जॉब दे दी। उसके बाद उनका प्रमोशन करते रहते हैं और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज उनको बढ़ाते रहते हैं, ट्रेनिंग दे दे करके, और कंपेंसेशन भी देते हैं। एक तो टाइम बेस्ड होता है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे अपनी मंथली सैलरी आपने सेट कर ली, और परफॉर्मेंस के हिसाब से कि अगर आपने अच्छा जॉब किया, अच्छा काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ये मोटिवेशन के लिए होती है कि भाई अगर मैं अच्छा काम किया तो आपको और अच्छी सैलरी आपको दे सकते हैं। ठीक है, बात अब हम करेंगे रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीन जो है ये आपके स्टाफिंग के मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, केस स्टडीज भी ज़्यादातर इन्हीं में से ही आती है। तो अब हम चलते हैं रिक्रूटमेंट की साइड। चलिए बात करें सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है? देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं मोर और मोर कैंडिडेट्स को कि वो आए और हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करें, है ना। इसका मतलब ये पूरी तरीके से क्या, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी है ही नहीं। भाई आपको एप्लीकेशन अट्रैक्ट करनी है कि कितने लोग आ जाएं, कितने लोग और से ज़्यादा लोग ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हमारे सामने चॉइस हो जाएगी। ठीक है, नया टैलेंट आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हमारा हम क्या चाहिए, हमको चाहिए क्वालिटी। ठीक है, नया टैलेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। इसको हम दो टाइप्स में कर सकते हैं, एक इंटरनल हो जाएगा, एक एक्सटर्नल। बहुत सीधी बात, इंटरनल कौन सा होता है, जो हम अपनी फर्म में जो काम कर रहे हैं इस टाइम पे उन्हीं का कर लें। एक्सटर्नल मतलब वो होंगे जो हम बाहर से लेके आए। तो कभी कभी भाई हमने कहा कि बहुत खर्चा हो जाता है, हम इतना इतना नहीं करेंगे, इंटरनल कर लेते हैं। तो इंटरनल में ट्रांसफर कर दो एम्प्लॉय का, है ना, और उसको प्रमोशन दे दो, हो गया, है ना। इसमें टाइम भी कम खर्च होगा और पैसे भी नहीं लगेंगे, इसलिए ये लोग ज़्यादा इसको प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, वाइडर चॉइस चाहिए, तो फिर आपको एक्सटर्नल ही अपनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल में क्या काम होता है, एक तो डायरेक्ट आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जैसे आपने फैक्ट्री के गेट पर लगा दिया, भाई इतने लोगों की हमको ज़रूरत है, तो इतने लोग आ गए, आप डायरेक्ट लेते चलेगा। ये अब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे, ये लेस क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेबर क्लास के। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास एप्लीकेशन माना 100 की आई, हमको वैकेंसी की जरूरत थी, हमने सिर्फ 10 थी, लेकिन अभी हमें दो लोग ऐसे दिख रहे थे जो टैलेंटेड हैं, है ना। उन दो को हम रख लेंगे अपने पास यहाँ पर, और जब हमको जरूरत होगी तब हम उनको कॉल करेंगे। whenever we required then we call to him, that is called a casual callers। समझ गए? एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं, टीवी में निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर फैक्ट्री गेट पे चिपका सकते हैं, भाई हमें इतने लोगों की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना गवर्नमेंट की साइड से, फिर वो जैसी जिसको जरूरत होती है आप उसको प्रोवाइड करा देते हैं। इस तरीके के ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, फर्म का भी रजिस्ट्रेशन होता है और एम्प्लॉयज़ भी करा लेते हैं, फिर जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको वहाँ पे मैच करा, जिसमें मैरिज ब्यूरो होते हैं, समझना है ऐसी। कैंपस रिक्रूटमेंट, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, बड़े बड़े जितने भी कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर कंपनीज आती हैं और वहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को वहीं से वो लोग रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज हैं इस टाइम पे उन्हीं की सिफारिश पर हमने किसी को रख लिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े दलाल होते हैं, उनके थ्रू हम लेबर को ले सकते हैं, तो उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लिया, उन्होंने हमको लेबर दे दिए, 10 उठाने, 20 लेने, 30 लेने, 50 लेने, लेबर भिजवा देंगे। या फिर हमने वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन हमने वेब पब्लिशिंग करा दिया। तो इतने तरीके से हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हो सकता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट हम किस पे पहुंचेंगे, अब यहाँ पर होगा सिलेक्शन। अब चलेंगे हम सिलेक्शन की साइड पे। ना मूव टू सिलेक्शन। ठीक है भाई, रिक्रूटमेंट हो गया। अब रिक्रूटमेंट के बाद हमें करना है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को हम हटाएंगे भी, तो हमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट चाहिए अपने जॉब के लिए। ठीक है, हम क्या करना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो सिलेक्शन मीन समझ में आ गया ना, टू फाइंड आउट ए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं सबसे पहले। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं भाई, अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, हटा दो तुरंत ही, या फिर उसके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है उससे हटा दो, नाम सही नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, किसी के बेसिस पे भी हमें रिजेक्शन देना है, हटाते चले जाएंगे, हटा दिया।
फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट होता है भाई। सिलेक्शन टेस्ट में हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी वो किसी भी नई चीज़ को सीख सकते हैं। फिर उनका पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, बिहेवियर कैसा है भाई। उसके बाद ट्रेड टेस्ट करते हैं, कितना और सीखना, क्या पहले सीखा था, अब क्या सीखना चाहते हैं आगे वो, ठीक है ना, कितना है। उसके बाद उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं है ना। जो भी जॉब उन्हें ऑफर की जा रही है उस जॉब से रिलेटेड उनको उसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। थर्ड वन, फर्स्ट वन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड सिलेक्शन टेस्ट, देन थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन इंटरव्यू हेल्ड किया जाता है और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अगर इंटरव्यू आपने क्रॉस कर लिया, देन आप पहुंच जाते हैं चेकिंग बैकग्राउंड। अब यहाँ पर आकर के उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो किस बैकग्राउंड के हैं भाई, कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, इसलिए। देन सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है, ओके। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, whether he is not suffered any kind of क्या कह सकते हैं सीरियस डिसीज, है ना। देन जॉब ऑफर। उसके बाद लास्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है कि इतने टाइम तक आप ये जॉब करेंगे ही करेंगे। ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अभी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंसेस आते हैं तो भी आप लिख सकते हो। लास्ट आ जाते हैं, अब हम यहाँ पर करेंगे उनकी ट्रेनिंग या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ मूव टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स, ट्रेनिंग मीन्स, है ना। ट्रेनिंग में देखो, जो हम एम्प्लॉयज हमारे यहाँ आए हैं उनकी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, और ज़्यादा इम्प्रूव करना, जिससे कि जब वो काम करने आए तो वो अपना बेटर परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सकें, ठीक है। इसलिए उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेम टू सेम चीज़ है ना, तो डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। इसका मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, साथ में चलती दोनों चीज़ें, साथ में चलती दोनों चीज़ें। इनका काम ही होता है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल और ज़्यादा वो कैरियर उनका ग्रोथ करें। अगर वो लोग ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो फर्म होगी जिसमें वो काम कर रहे हैं वो भी ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अच्छा ये भी आ जाता है कि भाई क्यों जरूरी। एक तो देखो ये इसमें कम टाइम लगेगा, जब आप पहले से अगर ट्रेंड कर देंगे तो वो काम को सीखने में वहाँ पर उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बेटर परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखेंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक्सीडेंटल के चांसेस वहाँ बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अगर आपके इम्पोर्टेंस लिखने के लिए भी बाई चांस आ जाती है तो आप ये लिख सकते हैं अपने आप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। प्रैक्टिकली सोचो, बीएसटी प्रैक्टिकली सोचने वाला सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल आप पेपर पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली सोचें, अपने आप आंसर आएंगे। और रिलेटेड केस स्टडीज के लिए मैंने आपको बताया, किससे पहले मेरे वीडियोस अपलोड चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी के साथ हम आए। इन 2 महीनों में हम आपको एंटायर बीएसटी अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फुल फ्लैश कंप्लीट, भरोसा रखिए मेरे पास, साथ ट्रस्ट कीजिए मेरे पे, हम चलते हैं अपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। ऑन द जॉब मैंने आप जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, आप जॉब भी कर रहे हैं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप होती है ये प्रोग्राम, ये हाई लेवल स्किल होती है। इसमें एक मास्टर होता है, आप उस मास्टर के अंडर में अपनी उन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे प्लम्बर का काम हर कोई नहीं कर सकता, उसके साथ आप रहते रहे और उसके साथ वो सीखते रहे, बारीकी से उन चीज़ों को आप सीख जाएं। इलेक्ट्रिशियन का काम, ठीक है ना। ये जो काम होते हैं जिसमें बहुत स्किल की जरूरत होती है, ये अप्रेंटिस प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप ऑब्जर्व करते रहते हो और इसमें एक मास्टर की जरूरत होती है और उसके अंडर में ही आप काम करते हैं। इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में ये स्टूडेंट्स के लिए होती है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। जैसे सीए है, सीए में आपकी होती है। उसके बाद जैसे आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आपको ना इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, तो आप वहाँ पर जा करके अपने जो भी आपके गाइड होते हैं उनके साथ और उनको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ी हुई होती हैं, राइट। और उसके बदले का जो फर्म होती है वो आपको थोड़े से पैसे भी देती हैं, लेस अमाउंट होता है बहुत, उसको हम कहते हैं स्टिपेंड, ठीक है। और जब आप बिल्कुल एकदम से क्वालिफाइड हो जाते हैं वहाँ से, उसके बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे भेज दिया जाता है काम करने के लिए। डायरेक्टली आपसे ऑपरेशन करा देंगे तो एक हाथ तो टपक ही जाएगा ना, इसलिए,
ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, ये बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए होती है, तो उनका समझ लीजिए एक तरीके का इंट्रोडक्शन कराने के, जिससे उनके उनके अंदर कोई हेजिटेशन न रह जाए काम करने के लिए। जैसे किसी कोई नए एम्प्लॉयज़ आए, आपने एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रख दी और उनको सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया, और जो फर्म में आपके काम होता है उससे भी एक बार में उसको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो क्या होता है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है और हम एक फैमिलियर हो जाते हैं, काम अच्छे से कर पाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। एक ऑफ द जॉब होती है। ऑफ द जॉब, यहाँ पे आपके पास अभी जॉब नहीं है, अभी आपको पहले सीखना है, ठीक है, पहले आप सीखेंगे। ये कब होता है, ये आपकी देखो बहुत डेलिकेटेड आपकी मशीन है, बहुत हैवी, ज़्यादा मतलब कॉस्टली मशीनें हैं, तब फिर वहाँ पे ये काम किया जाता है कि पहले आपको ऑफ द जॉब सिखाया जाएगा। एक फेस्टिवल स्कूल है जैसे, तो वो पहले डमी पर सिखाते हैं या फिर डुप्लीकेट मॉडल्स पर सिखाते हैं, उसके बाद आपको वो अपॉइंट करते हैं। ये तो रही मशीनरीज की बात। ऐसे ही जो बड़ी फर्म होती हैं तो उसमें अपना जैसे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो वो डायरेक्टली रजिस्टर में नहीं मेंटेन कराते, पहले वो उनको डुप्लीकेट रजिस्टर में मेंटेन कराते हैं। जब आप अगर राइट आपने एंट्रीज पास की होंगी, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तब फिर वो आपको फाइनल यानी कि जो फेयर उनकी रजिस्टर होते हैं उसमें वो लोग एंट्री कराते हैं। तो ये हो गया आपका ऑफ द जॉब प्रोग्राम, हो गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका स्टार्टिंग का चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, समझ आ गया होगा। ये आपकी फास्ट टैग सीरीज है। फास्ट टैग सीरीज आपको ऐसे ही हम आपको पूरा सिलेबस पूरा एंटायर कवर करा देंगे, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर करा देंगे। ओके चिल्ड्रन, इसको आप रिवाइज करो और बने रहें मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।